आखिर क्या हुआ मधु के साथ उस रात। मधु अस्पताल के प्राइवेट वार्ड में किसी अपराधी की तरह सिर झुकाए भूत बनी बैठी थी। पता ही नहीं चला कि वो कितनी देर से ऐसे ही बैठी थी। एक एक पल कई कई साल की तरह बीत रहा था। उसे रह रहकर पिछले कुछ महीनों की उथल पुथल भरी घटनाएं भुलाई नहीं भूल रही थी। मधु की नौकरी जब शहर की एक बड़ी कंपनी में लगी थी तो घर में खुशी का माहौल था, लेकिन साथ ही मम्मी पापा को ये चिंता भी थी कि अपने शहर से दूर उस अनजान बड़े शहर में बेटी को कैसे भेजे। आखिर वो वहाँ कैसे रहेगी। फिर उसने ही मम्मी पापा का हौसला बढ़ाया था और कहा था कि शहर भेज रहा है या जंगल में। लाखों लोगों में आपकी बेटी अकेले कैसे रहेगी। उस जैसी और भी बेटियां वहाँ होंगी या नहीं। जब वो लोग शहर पहुँचे तो मम्मी पापा उसे नौकरी ज्वाइन कराकर और उसकी जैसी तीनों लड़कियों को ग्रुप में छोड़कर घर लौट आए। थोड़े ही दिनों के बाद उनमें से दो लड़कियों को रहने का इंतजाम उनके साथियों ने कर दिया। मधु और एक दूसरी लड़की, जिसका नाम प्रीति था, भी इस कोशिश में लगी थी कि रहने का कुछ ठीक से इंतज़ाम हो जाए तो ज़िंदगी डरेबा रह जाए। एक दिन मधु और प्रीति कंपनी के कैंटीन से लौट रही थी तो स्मोकिंग जोन से एक लड़की ने मधु का नाम लेकर आवाज़ लगाई। वो ठिठक गई कि यहाँ कौन है जो उसे नाम लेकर आवाज़ लगा रहा है। मधु ने उधर देखा तो एक स्मार्ट सी दिखने वाली लड़की, जिसके हाथ में सिगरेट थी, उसे बुला रही थी। वो दोनों बिना कुछ सोचे उसके पास चली गई। मैं श्वेता हूँ, सुना है कि तुम रहने का जगह देख रही हो। मेरे पास जगह है। उस लड़की ने सिगरेट की धुएं का छल्ला छोड़ते हुए कहा, हाँ लेकिन आप। मधु को कुछ सूझ नहीं रहा था कि वो क्या बोले। ऐसी हूँ मैं, कल मैं इसी समय इधर ही मिलूंगी, सोचो और फैसला लो। उस लड़की ने सिगरेट का आखिरी कस जोर से खींचा और वहाँ से चली गई। वो दोनों उसे देखती रह गई। उन्होंने श्वेता के बारे में पता किया तो पता चला कि वो खुली सोच वाली लड़की हैं, पर ये दिल की साफ हैं। साथ ही ये भी है कि तलाकशुदा माता पिता की इकलौती औलाद है, इसलिए इतने बिंदास है। उसके पास अपना फ्लैट भी है जिसे वो नए आने वाले से शेयर करती हैं। मधु और प्रीति को तो जैसे मनचे मुराद मिल गई। उन्होंने फ्लैट देखा और पसंद आने पर उसके साथ रहने लगी। एक दिन श्वेता की तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए वो उस दिन दफ्तर नहीं गई। जब शाम को मधु और प्रीति घर लौटी तो उन्होंने श्वेता के साथ एक लड़के को बैठा देखा। श्वेता ने बताया कि वो लड़का उसका दूर का भाई है और अब उनके साथ ही रहेगा। ये सुनकर मधु और प्रीति उस पर काफ़ी नाराज़ हुई, लेकिन श्वेता इस बार पर अड़ी रही कि वो उसी के साथ ही रहेगा। उसने तो ये तक कि कह दिया कि वो चाहे तो अपने रहने का इंतजाम दूसरी जगह पर कर सकती है। ये सुनकर वो सुन्न रह गई। इसके बाद मधु और प्रीति डरी सहमी से उनके साथ रहने लगे। उन्होंने देखा कि श्वेता का वो दुर्गा भाई कुछ दिन तो बालकनी में सोता था, लेकिन बाद में वो उसके बेडरूम में तो शिफ्ट हो गया। जब उन्होंने एक राज किया तो श्वेता बोली, मेरा रिश्ता है और मेरा ही फ्लैट है तो तुम्हें क्या दिक्कत है। श्वेता का रूप देखकर मधु को उससे नफरत हो गई। वैसे मधु के सीधी सहज जवाब के चलते श्वेता उससे उतनी नहीं खुली थी, लेकिन प्रीति से वो खुली हुई थी। वो उसे अपने दैहिक सुख के किस्से सुनाती रहती थी। कई बार मधु को भी ये सब कुछ दिखाते सुनाती। मधु थोड़ी ऐसा ही हो जाती। एक दिन मधु, प्रीति और श्वेता दोनों पर इन बातों के लिए खासा नाराज हुई। आखिर में किसी तरह प्रीति ने ही बात संभाली। मधु ने उसी समय ये तय किया कि वो अब इन लोगों के साथ नहीं रहेगी। वो अगले दिन दफ्तर में मम्मी पापा का तबीयत खराब होने का बहाना बांध के अपनी शहर चली गई थी। घर के लोग मधु के तय समय के 15 दिन पहले ही अचानक आने जाने की खुशी तो बहुत थे, पर समझ नहीं सकते कि वो इतने दिन पहले कैसे आई थी। लेकिन उससे उस समय घर वालों को ये नहीं पता था कि इस वजह से आई थी। कुछ दिन बाहर रुक गई, मधु वापस आ गई। उसने प्रीति को रेलवे स्टेशन का ही फ़ोन लगाया। उसने बताया, रेलवे जाने के बाद अगले दिन ही मैं भी अपने शहर चले गई थी, क्योंकि श्वेता और उसके भाई के साथ रहना मुझे बहुत भारी पड़ रहा था। मेरे घर वाले मुझे नौकरी पर नहीं जाने दे रहे थे। ये सुनकर तो मधु के पैर तले जमीन खिसक गई। उसे कुछ भी सूझ नहीं रहा था कि क्या करे क्या ना करे। एक मन कर रहा था कि ट्रेन में बैठकर घर लौट जाएं, लेकिन वो नहीं गई। मधु ने आसिम को फ़ोन लगाया। वो उसके साथ दफ्तर में काम करता था। मधु ने रासों से उड़ते हुई बात की तो उसने हिम्मत दी। फिर रेलवे स्टेशन आ गया। आसिम ने मधु को समझा बुझाकर श्वेता के फ्लैट पर रहने के लिए राजी किया। वो उसे वहाँ लेकर वही गया। श्वेता और उसका भाई, जिसका नाम कुंडल था, उनको देखकर हैरान रह गए। फिर सहज होते हुए श्वेता ने मधु को गले लगा लिया और वाह तू भी वेल डन। श्वेता ने आसिम की ओर देखा और उसके आंख मारते हुए कहा, तू जैसा समझ रही है वैसा कुछ भी नहीं है। मधु एकदम सकपका गई। कोई बात नहीं यार, शुरू में थोड़ा अटपटा लगता है, फिर मजे ही मजे। श्वेता बोली, तू गलत समझ रही है। मधु ने उसे फिर समझाने की कोशिश की, लेकिन उसने उसे मुंह पर उंगली रखकर चुप रहने का इशारा किया और फ्रिज में कोल्ड ड्रिंक्स निकालकर सबको देने लगे। असीम कुछ समझ नहीं पा रहा था, समझकर भी अंदर मान रहा था। कहना मुश्किल था। फिर बातों ही बातों में श्वेता ने अपने और कुणाल के बारे में सब कुछ बेबाकी से बताया। मधु की उम्मीद के उलट कुणाल ने उन सबको बड़ी सहजत से लिया। जब असीम वापस जाने लगा तो उसने कहा कि वो मधु को रहने का दूसरा इंतजाम करेगा और वहीं भी तब तक वो बार बार आता रहेगा। मधु किसी तरह मन
मारकर रहने लगी। तुम्हारी कोई शादी नहीं हुई तो कोई फ़र्क पड़ता है? देखेंगे, जब ज़रूरत लगे तब कर लेंगे। ऐसा रहने में कोई बुराई है? श्वेता अक्सर मधु से बात करते हुए कहती थी। मधु को कई बार ये भी लगता था कि वो सोची क्या रही है। एक दिन मधु शाम को दफ्तर से घर लौटी तो पाया कि श्वेता और कुणाल ब्लू फिल्म देख रहे थे। मधु को लगा जैसे वो उन दोनों का बेडरूम में ही है। उनके कपड़े यहाँ वहाँ बिखरे पड़े थे। सर्फ की बोतल मेज पर खुली रही थी। वो दोनों उस फिल्म में पूरी तरह डूबे हुए थे। अजीब सी आवाज़ों से मधु को असहज कर दिया था। वो जल्दी से अपने कमरे की ओर दौड़ी और श्वेता ने उससे कहा, हमारे साथ बैठो और ज़िंदगी का मजा लो। मज़े ने उसे आंसू करके खुद को कमरे से बंद कर लिया। फिर ये सिलसिला चलने लगा। असीम भी अक्सर वहीं आ जाता था। मधु आखिर कब तक अपने को बचा पाती? उस पर भी माहौल का असर होने लगा था। अब भी वो ये सब देखने सुनने का मजा लेने लगी थी। एक शनिवार को असीम ने कहीं पिकनिक पर जाने का प्रोग्राम बनाया तो मधु मना नहीं कर सकी। वो सारा दिन मजे और मस्ती से बीत गया। रात होते होते बदल घिरने लगा। थोड़ी देर में तेज बारिश होने लगी और वो अपने शहर की ओर चल दिए। मधु के मना करने के बावजूद असीम उसे घर तक छोड़ने लाया था और आते ही सोफे पर पसर गया था। थोड़ी ही देर में उसे गहरी नींद आ गई थी। मधु ने असीम को थोड़ी देर सोने दिया, फिर उसे जाकर वहाँ से जाने का कहा। इतने में टेलीविजन पर उनके फ्लैट के पास वाले मॉल में बस धमाका होने की खबर आई। पुलिस हरकत में आती तब तक वहाँ दंगा शुरू हो गया था। श्वेता और कुणाल खुश हो रहे थे। दंगा होने से कंपनी से छुट्टी मिल गई और वह मजे करेंगे। असीम वहाँ से ना जाने पाने की चलने बेचैन था और मधु से उसे भी ज़्यादा परेशान थी कि आखिर रात को वहाँ क्या रुकेगा। असीम ने जाने की कोशिश की और मधु ने उसे भेजने की, पर पुलिस ने शहर के हालत का अलावा घर की कोशिश एक नहीं सुनी। उसे नहीं रुकना पड़ा। मधु ने आ जाने की मन ही मन डर रही थी। श्वेता और कुणाल सोने चले गए थे। मधु ने असीम को चांद कर जाते सोते समय सोने को कहा, फिर वहीं पे सोने चले गई। अचानक मधु की नींद खुली तो देखा कि असीम उसके जिस्म से खेल रहा था। वो खींच पड़ी और जोर से चिल्लाई। असीम ने उसे चुप रहने को कहा और उसने जबरदस्ती करने लगा। मधु किसी खाता चिड़िया की तरह तड़पती हुई रह गई और असीम की कामयाबी शिकार जैसा लग रहा था। मधु चिल्लाते हुए ड्राइंग रूम के अंदर पास से श्वेता का बेडरूम का दरवाजा और से बजाया। श्वेता और कुणाल तकरीबन अंधेरे में बाहर आए। वो उन्हें देखकर आश्चर्य हो गई और सब कुछ बताया। तो तुम्हारा सारी बात के लिए इतना खींच रही हो? श्वेता बोली। फिर उसने कुणाल से कंधे पर सिर रखा और बोली, चलो अपना अधूरा काम पूरा करते हैं। वो दोनों अपने बेडरूम में चले गई। मधु नींदे फर्श पर बैठी रही थी। वो कहाँ नहीं था जिस पर वो भरोसा करती और जिसे दिलासा देता। फिर वो अपने आप को किसी तरह संभालने की कोशिश कर रही थी कि उसने अपने साथ ही किसी का हाथ महसूस किया। देखने तो असीम था। उसने उसका हाथ झटक दिया और उसे बेता से पीटने लगी। असीम उसकी मारता तैयार हुआ था। थोड़ी देर तक खड़ा रहा। मधु थक कर निकल रूम को बैठ गई। लो पानी पी लो। असीम पानी का गिलास लिए खड़ा था। मधु ने जोर से झटक कर गिलास फेंक दिया। लो पानी पी लो। असीम फिर से गिलास भी पानी भरकर लाया था। मधु ने जलती आंखों से उसे देखा तो एक पल के लिए वो सहम गया। फिर उसने मधु के मुंह से गिलास लगा दिया। मधु ने पानी पीकर उससे पूछा, तुम ऐसा क्यों किया? असीम ने उसे बड़े प्यार से समझाते हुए कहा, क्या मुझ में शादी करोगी? मुझे नहीं करनी किसी फरवी से शादी। मैं पुलिस के पास जा रही हूँ। मधु हिम्मत करके उठी। शौक से जाओ कहकर असीम ने फ्लैट को दरवाजा खोल दिया। मधु बिल्डिंग के बाहर गई। उसे देखकर दरबान चिल्लाया, मैम साहब अंदर जाइए, पुलिस को देखना ही गोली मार देने का आदेश है। तब मधु को उससे पता चला कि शहर की हालत कितनी ख़राब हो गए थे। वो थक कर और वापस आ गई। मधु कुछ दिनों तक गुमसुम रही, लेकिन श्वेता को करने पर वो असीम के साथ लिव इन रिलेशन में रहने लगी। मधु ने एक दिन पूछा तो पता चला कि श्वेता पेट से और कुणाल जो कल तक दिन भर के शादी बात करता था, शादी से मुकर रहा था। जब श्वेता उसने शादी के लिए बार बार कहने लगी तो वो उसे मारने पीटने लगा। ये देखकर मधु थोड़ी और उनसे कुणाल को रोका। उसने उन दोनों को समझाने की कोशिश की पर वो अपनी अपनी बात पर अड़े रहे थे। जब श्वेता कुणाल पर ज़्यादा दबाव डालने लगी तो वो शादी करने के लिए एकदम मुकर गया और कभी शादी न करने की बात कहाँ कर वहाँ से चला गया। मधु और श्वेता उसे रोकती रोके श्वेता की घायल पक्षी की तरह तड़पती हुई रह गई। मधु को उसकी ये हालत देखकर दही भी आ गई थी। श्वेता की इस जानकारी देखा पर कुछ दिन बाद ही मधु को भी वो एहसास हुआ कि वो पेट से है। तब उसे की पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने असीम से खुशखबरी कही तो उसे लापरवाही से कहा, ठीक है देखते हैं क्या कर सकता है, मतलब हम जल्दी ही शादी कर लेते हैं। मधु ने खुशी से कहा, अभी हम शादी कैसे कर सकते हैं, अभी तो मेरा प्रोजेक्ट चल रहा है, वो पूरा होने में 1 साल लगेगा, उसके बाद देखा जाएगा। असीम बोला, फिर हमारा बच्चा? मधु ने पूछा। हमारा नहीं तुम्हारा, वो तुम्हारा सिरदर्द है, मेरा नहीं। असीम बेशर्मी से बोला। तो मधु उसके बदले रूप को देखते ही रह गई। मधु जब असीम से शादी करने के लिए बार बार कहने लगी तो एक दिन भर भाग गया। पता करने पर मालूम हुआ कि वो तो कंपनी के एक प्रोजेक्ट के सिलसिले में विदेश जा चुका है। साथ ही ये भी कि उसका विदेश जाने को तो पहले से ही प्रोग्राम तय था, लेकिन उसने मधु को इस बात में हवा तक की नहीं लगने दी। मधु हाथ मलती रह गई। अब वो और श्वेता की दुखी
दुखियारी थी। श्वेता और मधु ने बारी बारी से बच्चे गिराने का फैसला लिया। डॉक्टर ने भी भरपूर फ़ायदा उठाया और उनसे मोटी रकम ऐंठी। आज श्वेता की बच्चा गिराने की बारी थी और मधु उसकी देखभाल के लिए साथ आई थी। कल को उसे भी तो ऐसी दौर गुजारने हैं। अचानक दरवाजे पर हुई हलचल से मधु का ध्यान तोड़ा। नर्सिंग स्टाफ श्वेता को बेशुद्ध हाल में बिस्तर पर लेटा गया। मधु को श्वेता की जगह रखकर ठेकी से बैठी थी। उन्होंने जिस सुख को अपनी ज़िंदगी मान लिया था वो मरीचिका की तरफ सिर्फ छलावा साबित हुआ था। तो दोस्तों, अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी है तो कमेंट्स में ज़रूर बताएं और चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।